आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को कॉमन कोर्सेस आपका पेपर है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां पर देखिए आपको मैंने एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। आज का जो हमारा ये सेशन होगा वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पे बेसिकली कि इन्वायरमेंटल यानी जो पर्यावरण देखिए जो भी कह सकते सुधार हुए थे, पर्यावरण के ऊपर जो भी आंदोलन हुए थे उनसे जुड़े हुए सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैं आपको यहाँ कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार आपको हमारे चैनल का हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो देख के। तो चलिए सेशन को शुरू किया जाए। देखिए सबसे पहले क्या हमारे पास डैश इज द एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए आपको यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए जिनमें पहला सवाल है कि जो नॉन रिन्यूएबल मतलब कह सकते हैं हमारे पास जिसे हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसमें कौन सा एक एनर्जी का उदाहरण है, हमें यह बताना है। वाटर आप इसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं, सोलर एनर्जी इसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है, क्रॉप्स नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन पर भी आधारित है। कोल एंड पेट्रोलियम, क्या बताइए कोल एंड पेट्रोलियम कभी खत्म हो जाए क्या इसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका जवाब है देखिए नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, कोल एंड पेट्रोलियम। अगर ये कोल और पेट्रोलियम बेसिकली खत्म हो गया तो हम लोग इसे फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, गैर नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कहा जाता है इसे, कि अगर एक बार ये खत्म हो गया इसे फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए जो चिपको आंदोलन था, जो चिपको मूवमेंट था, आपको मालूम होगा पेड़ लोग चिपक जाते थे ताकि पेड़ों को हम लोग बचा सके। ये जो मूवमेंट था ये बेसिकली सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमें ये बताना है? तो देखिए उत्तराखंड का कौन सा ये डिस्ट्रिक्ट था, इसका डिस्ट्रिक्ट का नाम एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिए चमोली डिस्ट्रिक्ट था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है वन महोत्सव इंक्लूड। देखिए वन महोत्सव जो होता है आपको मालूम है पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। इसी तरह वन महोत्सव में देखिए क्या किया था, प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज। क्या हम बेसिकली प्लांट कर मतलब ट्रीज को लगाते हैं, पेड़ों को लगाते हैं और ट्रीज को संरक्षण करने की बात करते हैं पेड़ पौधों के। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज शुड बी कल्टिवेट, यानी जो पेड़ पौधे हम लोग तबाही कर रहे हैं उसे हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ ग्रीन कवर, देखिए जो हमारा कह सकते हैं जो हरा भाग है पृथ्वी का उससे हम लोग रिस्टोर करने का काम करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही है। तो देखिए वन महोत्सव में सिर्फ हम लोग पेड़ लगाने का काम नहीं करते हैं, हम लोग इन तीनों चीज पे फोकस करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये कब पारित हुआ था? देखिए याद रखिएगा पूछा जाएगा आपको वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, इसका साल एकदम याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका याद रखिएगा 1980 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब पारित हुआ था आपको बताना है। तो ये पारित हुआ था याद रखिएगा वर्ष कौन सा था, तो वर्ष 1972 था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। एक पूछा जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर, देखिए वही बता दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये हमारा जो कह सकते पेपर है इसमें एक जो टॉपिक है इन्वायरमेंट का उससे जुड़ा हुआ सवाल है। फिर देखिए हमारे पास क्या है द प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था बेसिकली वो करता क्या था, जो प्रोहिबिटिंग मतलब होता है जो जानवरों को मारा जाता था उस पर बैन लगाया जाता था। जो हंटिंग होता था कोई स्पेशल जानवर जैसे डियर हो गए, लायंस हो गए, टाइगर, इन पर रोका जाता था। ये बात सही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे। जो हम लोगों ने सेंचुरी का निर्माण किया, अभ्यारण्य हो गया, नेशनल पार्क हो गए, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने बनाई ये सब इसी के तहत बना था। स्पेशल स्कीम चलाया गया। देखिए जो भी इंडेंजर्ड मतलब जो भी जानवर खतरे की निशानी पे उन्हें बचाने के लिए हमने तरह तरह की स्कीम चलाई, ये भी बात सही है। इसलिए ये तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल। देखिए इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण, यानी जीवाश्म ईंधन का अगर आपसे पूछा जाए किससे पता करते हैं तो कार्बन 614 हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहले जान लीजिए कि कार्बन 614 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, जीवाश्म ईंधन का पता करने के लिए। और जी इसमें हमसे पूछा कौन सा फॉसिल फ्यूल है तो हम लोग जानते हैं कोयला, टार, पेट्रोलियम, ये सब के सब क्या है इसका एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे हम लोग, डी नंबर इसका राइट आंसर टिक करेंगे। अगला हमारे पास देखिए सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब सॉइल इरोजन मतलब मृदा अपरदन, मिट्टी का कट के बह जाना हम लोग किससे बचा सकते हैं? तो हम लोग जितना ज़्यादा पेड़ होगा, पेड़ लगाना क्या कहलाता है एफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना क्या कहलाता है डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो हम लोग जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी क्या हो कम बहेगा, इसलिए हम उसको बचा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ग्रीन हाउस रेफर्स टू, देख ग्रीन हाउस क्या होता है बेसिकली आपको पढ़ा होगा। ग्लोबल वार्मिंग एक अलग चीज़ हो गया और ग्रीन हाउस एक अलग चीज़ हो गया। देखिए सूरज से जो रोशनी आती है उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें रहती हैं, वो पृथ्वी के द्वारा
सोख ली जाती है, ट्रैपिंग ऑफ यूवी रेज इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ओवरऑल में, तो उसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो अगला सवाल हमसे पूछा हुआ है, पहले 9th का तो क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और अगला हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या प्रॉब्लम होगा, तो देखिए ग्लेशियर्स मतलब जो बड़े बड़े हिमखंड है वो पिघलने लगेंगे, उसी का जो ओशियन का जो लेवल है पानी का वो भी बढ़ जाएगा। आइसलैंड जो हम लोग बेसिकली 7 टापुओं पर टिके हुए हैं, आप कह सकते हैं कॉन्टिनेंट पे, उनका भी क्या हो जाए, वो सिकुड़ने लगेंगे क्योंकि जल का स्तर बढ़ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी देखिए इस प्रकार बहुत से सवाल दिया हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम में जो जुड़ा हुआ एनवायरमेंट सवाल है वही मैं करा रहा हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, शायद इसमें लगभग 300 से 350 क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं डाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता इसलिए मैंने आपको नहीं करवाया। मुझे 10 ही क्वेश्चन इस पीडीएफ से इंपॉर्टेंट लगे जो मैंने आपको यहाँ पर निकाल के बता दिए। बाकी कुछ क्वेश्चन और है मैं वो कवर कराता हूँ। फिलहाल पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ये वाला टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ये जो बेसिकली मैंने बुक से फोटो खींचा हुआ है, और इसमें एक ही बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। देखिए कुछ सम्मेलन हुआ, जैसे आपने पढ़ा था स्टॉकहोम सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, ये सब के सब एग्जाम में पूछे आते हैं, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ आपको, आप टिक करते चलिएगा। पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन, इसमें वर्ष 1972 में हुआ था। इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा का संज्ञा भी दिया गया है, याद रखिएगा। ये किसके द्वारा, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। 5 जून को हम लोग क्या इसमें मनाएंगे, पर्यावरण दिवस हम लोग जो मनाते हैं, इसी में हम लोग संकल्प लिए थे। फिर अगला देखिए आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट समिट है वो आपको याद है, जैसे वियना समझौता, ये आपको याद रखना है, वर्ष 1985 में हुआ था। किसमें, ओजोन जो हमारा लेयर है उसका जो स्तर है उसको संरक्षण करने के लिए हम लोग क्या प्रतिबद्धता किए थे, ये था। एक अगला याद रखना है, देखिए आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एकदम फेमस है, ये पढ़ना ही पढ़ना है। कनाडा में ये सम्मेलन हुआ था, कब, वर्ष 1987। ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम जो ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हुआ था, इसलिए आपको पढ़ना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन से संबंधित है, याद रखना, ओजोन परत से संबंधित। ये कब, तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसी के तहत क्या हुआ था कि ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 16 दिसंबर हम लोग क्या मनाते हैं, ओजोन डे के नाम से मनाते हैं। अगला ये टॉपिक देखिए मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, रियो डी जेनेरो सम्मेलन, यानी रियो जेनेरो जो कहा हुआ था, ब्राजील में, जिसे हम लोग पृथ्वी सम्मेलन नाम से जानते हैं, वर्ष 1982 में। इसमें हमने एजेंडा 21 स्वीकार किया था, जहां पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उसकी हमने यहाँ पर जलवायु परिवर्तन जो भी चीजें उस पर कह सकते हो रोक हेतु हमने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। एक अगला आपको याद रखना है, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। ये वर्ष 1997 जो ग्रीन हाउस का देखिए उत्सर्जन हो रहा है, उससे जो हमारा कह सकते हैं कि जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कम करना है, और इसी के तहत देखिए यहाँ पर बहुत सारे निर्णय लिए गए, तो ये आपको पढ़ना है। तो ये वाला भी आपको क्या करना है, क्योटो प्रोटोकॉल याद रखना है। अब देखिए इस इधर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए जो इंपॉर्टेंट रखना है, एक जोहान्सबर्ग याद रखना है, इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, याद रखना है। इस पे हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था, पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा भाग है, ये याद रखना है। एक स्टॉकहोम सम्मेलन याद रखना है, जहां पर हम लोग जो कह सकते हैं जो जीव कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं उसका क्या करना है, कम यूज करना, ये था हमारे पास स्टॉकहोम सम्मेलन। फिर मॉन्ट्रियल कह सकते हैं सम्मेलन, ये कब हुआ था, 2005 को हुआ था। इसमें भी देखिए जो ग्रीन हाउस गैस उसका कम से कम उपयोग करना है, ये कनाडा में हुआ था। फिर अगला याद रखना है, देखिए ये हमारे पास है दोहा सम्मेलन, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लीन डेवलपमेंट जो मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण को क्या करना है, हमें कम करना है, और ये हमारे पास रियो +20 सम्मेलन जो ब्राजील हुआ था 2012 में। पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरा होने पर हमने क्या किया था, इसे रखा था, ये हमें याद रखना है। तो ये कुछ समिट थे जो हमने आपको यहाँ पर टिक करवा दिए। अब इसके अलावा देखिए जो सवाल पूछा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था, तो वर्ष 2005। देखिए पीडीएफ थोड़ा टेढ़ा हो सकता है क्योंकि बुक से फोटो खींचने टाइम उतना मुझे भी याद नहीं रहा, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। किगाली समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डैश, इसमें देखिए कौन सा संशोधन है, तो 8वां संशोधन है। विभिन्न देशों का हस्ताक्षर, क्योटो प्रोटोकॉल देखिए किससे संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो एक तो हो गया हमारे पास स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन हो गया। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए बेसिकली समझौता था, क्या था उसका नाम था, क्योटो। मॉन्ट्रियल हो गया हमारे पास, ये ओजोन लेयर वाला समझौता हो गया। अगला देखिए क्योटो प्रोटोकॉल पूछा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो स्टेप उठाया गया तो उसे क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC का जो स्तर पर रोक लगाया जाए उसलिए सबसे पहला जो प्रोटोकॉल बना था उसी का नाम क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट देखिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित, तो याद रखिए वन संरक्षण संबंधित है। एक पढ़ लीजिएगा, देखिए बेसेल प्रोटोकॉल, ये किस संबंधित है, जो सीमा पार जो खतरनाक जो डोपिंग होती है यानी ट्रांसबाउंड्री हाइड्रोजन डंपिंग, उससे ये संबंधित रखता है, ये कुछ याद रखना है आपको। बिश्नोई आंदोलन, ये पढ़ना है किसके खिलाफ, पेड़ों की जो कटाई के खिलाफ स्थापना हुई थी इसका, बिश्नोई आंदोलन। वन रोपण मतलब ज्यादा जब पेड़ लगाना, आपको याद रखना है ये बात। और ये हम लोग जानते हैं 1973 के जो चिपको आंदोलन उसके प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे उसके प्रणेता थे। और आपको एक पढ़ना है नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है, याद रखिएगा ये सब बात। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया आज की इस वीडियो में। आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो देखिए लाइक और शेयर करने में कोई कमी नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा